एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये जो चैप्टर है वो इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिस 2 पार्ट्स में हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, राइट, कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे इंडिया में सक्सेसफुली अप्लाई भी हुई और बाकी कंट्रीज़ के जो क्रिटिक्स थे उनसे हम बच भी गए, राइट। और सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा कि जो कांग्रेस पार्टी थी ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में थी, ठीक है। हर जगह कांग्रेस पार्टी का रूल था। इवन जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें भी कौन थी, कांग्रेस पार्टी ही विनर रही थी। तो अब हमें क्या देखना है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या था जिससे कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस में रही। क्यों रही कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस में? क्या इंडिया है वो वन पार्टी सिस्टम पर चलता है? नहीं चलता, राइट। तो फिर कैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो डोमिनेंस में रही? अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो बीजेपी का डोमिनेंस चल रहा है, ठीक है। अब बीजेपी ने कुछ ना कुछ तो ऐसे काम किए होंगे ना जिस वजह से लोगों ने उसको चूज किया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो डोमिनेंस है उसका भी कुछ रीज़न था। अब यहाँ पर साइड में कांग्रेस पार्टी जो है उसका यहाँ पर सिंबल दे रखा है कि पहले क्या सिंबल था कांग्रेस पार्टी का, ये वाला सिंबल था। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है वो चेंज हो गया और अब कांग्रेस पार्टी का सिंबल कौन सा है? हाथ है, ठीक है। पहले क्या था? बैलगाड़ी था। तो अब हम इस टॉपिक को समझते हैं, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका डोमिनेंस क्यों चल रहा था। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने वन पार्टी का डोमिनेंस जो है उसको फेस किया था। मतलब सिर्फ इंडिया में ही वन पार्टी का सिस्टम नहीं चल रहा था, मतलब वन पार्टी डोमिनेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा था बल्कि और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी। अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं वन पार्टी डोमिनेंस के। लेकिन यहाँ पर क्रूशियल डिफरेंस है, एक डिफरेंस दिखता है हमें किसमें, बाकी की कंट्रीज में और हमारे इंडिया में। जैसे ये क्या है, ये अदर कंट्रीज है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दूसरी कंट्रीज है यहाँ पर भी क्या चल रहा है, यहाँ पर भी वही वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा है और यहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा है। यहाँ पर किसका चल रहा है? ये इंडिया। यहाँ पर किसका चल रहा है? कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर तो क्या था, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या लिख दिया गया था कि ये वन पार्टी सिस्टम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि कांग्रेस के अच्छे कामों की वजह से कांग्रेस पार्टी हमेशा जीतती रही, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, बट देर इज अ क्रूशियल डिफरेंस इन द रेस्ट ऑफ द केसेस डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज एंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी इन सम कंट्रीज। अब बाकी की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम कैसे चलता है? डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रहती। फिर अगर वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चलता है तो वहाँ पर इस तरीके से वन पार्टी सिस्टम चलता है। तो कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि चाइना, क्यूबा, सीरिया, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परमिशन देता है कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पार्टी कंट्री में रूल करेगी और बाकी की जो कंट्रीज़ हैं लाइक म्यांमार, बेलारस, इजिप्ट, इरिट्रिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वन पार्टी स्टेट, ये वन पार्टी स्टेट इनको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टी रूल करती है। तो यहाँ पर क्या है, ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स, कि लीगली इस तरीके से यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम बना दिया गया, मिलिट्रीली यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए जिस वजह से यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चलता रहा। Until a few years ago, Mexico and South Korea and Taiwan were also effective one party dominant states। अगर हम इनकी बात करें, मेक्सिको की, साउथ कोरिया की, ताइवान की, तो यहाँ पर भी क्या था, वन पार्टी सिस्टम चल रहा था, वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थी। तो इन सारी कंट्रीज को और हमारी कंट्री को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जबकि दोनों में वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था, ठीक है। इंडिया में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस चल रहा था, तो लेकिन हमारे जो इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस की वजह से चल रहा था। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी थी, लेकिन जो बाकी की कंट्रीज थी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं और फिर भी कांग्रेस जो है वो जीतती है,
ठीक है, पहले के टाइम में इलेक्शंस पूरे प्रोसेस से हुए थे, पूरे अच्छे तरीके से हुए थे, जिसको हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। तो अलग अलग पार्टीज़ ने यहाँ पर कॉन्टेस्ट किया था। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी हो गई या फिर और भी काफ़ी सारी पार्टीज़ थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन को, लेकिन फिर भी जीतता कौन है, जीतती कांग्रेस ही है। ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शंस के बावजूद भी कांग्रेस ही जीतती है। इट मीन्स कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया था। ये सिमिलर है टू द डोमिनेंस द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जब साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पर अपार्थेड का सिस्टम चल रहा था। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। तो जैसे अपार्थेड जो है वो ख़त्म हुआ, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। और ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही चूज़ की गई थी, जैसे कि इंडिया में। द रूट्स ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ कांग्रेस। अब ये जो कांग्रेस के जो रूट्स थे, मतलब ये एक असाधारण जो सक्सेस जो कांग्रेस ने पाई थी, वो कैसे पाई थी। अब यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल की बात आती है। कांग्रेस जो थी वो नेशनल मूवमेंट में मतलब कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उन सब ने नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था, लोगों को आज़ादी दिलवाई थी। तो बहुत सारे लीडर्स जो स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे वो एज कांग्रेस कैंडिडेट सब लड़ रहे हैं, मतलब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग लीडर्स थे, जैसे कि हम लगा ले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर बी आर अम्बेडकर थे। तो इस तरीके से जो अलग अलग लीडर्स थे, तो उन्होंने स्ट्रगल जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट्स बन गए। तो उनके पास तो पहले ही से इतना ज़्यादा सपोर्ट था। फिर कांग्रेस पार्टी में वही लीडर्स हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। फिर कांग्रेस जो थी पहले से ही एक अच्छी सी ऑर्गेनाइज पार्टी थी। और बाय द टाइम जो बाकी की पार्टीज थी उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजी को सोचा ही होगा कि तब से कांग्रेस ने उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई भी कर दिया। मतलब अगर दूसरी पार्टीज जो हैं जिस टाइम पर उन्होंने स्ट्रेटेजी सोची होगी उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटेजीज को इम्प्लाई भी कर दिया होगा, अपनी कैंपेन को स्टार्ट भी कर दिया होगा। इनफैक्ट ये बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो इंडिपेंडेंस के आसपास ही फॉर्म हुई थी या फिर उसके बाद फॉर्म हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स है वो तो इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत पॉपुलर थे। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस जो है उसका डोमिनेंस चलता है। फिर कांग्रेस जो है वो फर्स्ट ऑफ ब्लॉक्स है, दी फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। कांग्रेस के पास एक और एडवांटेज है जिसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स। By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country, as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level. यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम तक ये जो पार्टी थी ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गई थी। ठीक है, कुछ एक्सेप्ट कुछ एरियाज थे वहाँ पर नहीं हुई थी, बट पूरी जो कंट्रीज थी, पूरी जो कंट्री थी और पूरी कंट्री में जो स्टेट्स थी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस चल रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एज द कांग्रेस वो स्टिल रिसेंटली नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर वॉज ऑल इंक्लूसिव। अब कांग्रेस का नेचर कैसा था, इंक्लूसिव नेचर था। यानी कि कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी जो है उसमें हर टाइप के लीडर थे। ठीक है, अलग अलग रिलीजन के भी थे, अलग अलग कास्ट से भी बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से इंक्लूसिव नेचर के थे। और ये जितने भी फैक्टर्स हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस क्यों रहा होगा, ये सारा जो है हमें पता चलता है इससे। फिर यहाँ पर हमें बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर इनके बारे में भी दे रखा है। 1891 टू 1956 ये एंटी कास्ट मूवमेंट के लीडर थे और इन्होंने दलित्स के जस्टिस के लिए भी स्ट्रगल किया था। स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर थे। बाद में इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भी फाउंडर रहे ये। और इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी जो है इंडिया की उसको भी प्लान किया, उसकी फॉर्मेशन को भी प्लान किया। और जो वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके भी ये मेंबर रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है।
मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और क्या रहे हैं, पहले कैबिनेट रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद, नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट रहे हैं। और इन्होंने 1951 में रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि कुछ डिफरेंसेस थे हिंदू कोड बिल में, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और 1956 में बुद्धिज़्म जो है उसको अडॉप्ट कर लिया, और इसके बहुत सारे फॉलोवर्स भी बन गए थे। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पर PRI के बारे में दे रखा है, एक बार इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो PRI जो है 1929 में फाउंड की गई थी एज नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी थी, नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और बाद में इसको रीनेम करके क्या कर दिया गया था, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि PRI इन स्पेनिश। एक्सरसाइज पावर इन मेक्सिको फॉर ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स, 6 डिकेड्स तक इसने अपनी पावर जो है मेक्सिको में उसको एक्सरसाइज किया, यानी कि पावर में रही मेक्सिको में 6 डिकेड्स तक। इट रिप्रेजेंटेड द लीगेसी ऑफ द मेक्सिकन रेवोल्यूशन, मेक्सिकन रेवोल्यूशन को इसने रिप्रेजेंट किया। ओरिजिनली PRI जो थी वो अलग अलग इंटरेस्ट का मिक्सचर थी, जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में अलग अलग लीडर्स थे, उसी प्रकार PRI में भी अलग अलग लीडर्स थे, जैसे कि पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडर, लेबर एंड पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, Plutarco Elias Calles, the founder of PRI, was able to capture the organization and thereby the government. तो इन्होंने क्या किया, ये PRI के फाउंडर हैं, और इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, उसको क्या किया, कैप्चर किया। इलेक्शंस हुए एट रेगुलर इंटरवल एंड इट वाज PRI विच वॉन एवरी टाइम, मतलब जैसे 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में 5 साल में होते हैं, तो वैसे ही रेगुलर इंटरवल्स पर वहाँ पर इलेक्शन होते गए, और उसी प्रकार जो PRI है स्पेनिश में, वो क्या मैक्सिकन में वो जीतती गई। अदर पार्टीज existed in the name only so as to give the ruling party greater legitimacy. अब यहाँ पर इलेक्टोरल लॉज ऐसे बना दिए गए थे, इस प्रकार के कानून बनाए गए थे कि जिससे PRI हमेशा जीते। तो इलेक्शंस जो थे वो सही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर रूलिंग पार्टी जो है वो मैन्युपुलेट कर रही थी, रूलिंग पार्टी गलत तरीके से जीत रही थी। इट्स रूल वॉज डिस्क्राइब्ड एज द परफेक्ट डिक्टेटरशिप, इसके रूल को क्या कहा जा सकता है, परफेक्ट डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इलेक्टोरल कानून ही ऐसे बना दिए जिस वजह से ये ही जीते, और अपनी जो डिक्टेटरशिप है उसको रिप्रेजेंट किया। फाइनली जो पार्टी थी, पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 2000 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उसमें जो पार्टी है उसने अपनी जो पावर है उसे खो दिया था। मेक्सिको इज नो लॉन्गर अ वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री, अब मेक्सिको वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री नहीं थी। पहले तो क्या हो रहा था, रेगुलर इंटरवल्स पर क्या हो रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे, और हर इलेक्शन पर कौन जीता जा रहा था, PRI जो है वो जीत रही थी। ठीक है, लेकिन PRI जीत भी कैसे रही थी, जो इलेक्टोरल लॉज है उसको चेंज करके, मतलब इलेक्टोरल लॉज जो है, कानून जो है इस प्रकार के बना दिए कि जिसे PRI हमेशा जीते। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में PRI जो है उसको हटा दिया जाता है। मेक्सिको अब वन पार्टी डोमिनेंस जो है, वन पार्टी डोमिनेंस अब मेक्सिको में नहीं रहता है। ठीक है, एंड द सिटीजन्स हैव येट टू डेवलप फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शन। अब जो सिटीजन्स हैं अब उनमें फुल कॉन्फिडेंस है कि अब यहाँ पर कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, फुल फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन बिल्कुल सही हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने कांग्रेस जो डोमिनेंस है उसके नेचर के बारे में पढ़ा कि क्यों कांग्रेस का डोमिनेंस था। फिर हमने भीमराव अंबेडकर जो है उनके बारे में पढ़ा, और फिर हमने PRI के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मैक्सिको जो है वहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था, लेकिन बाद में आकर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।